क्रिएटिव प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है। ये नहीं कह सकते कि साहब मैं आर्ट्स का हूँ, मैं टेक्नोलॉजी में बिल्कुल मेरा हाथ कमजोर है, तंग है, तो ये हम नहीं कह सकते। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो लेटर और रिपोर्ट राइटिंग आपका, यहाँ हम 100 शब्द कह सकते हैं, यहाँ भी 100 शब्द में लिखना है। तो ये चार बातें हैं। और पत्र लेखन, प्रारूप लेखन, यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या डिफाइन नहीं किया गया है कि क्या सही है क्या गलत है। डिफाइन नहीं किया ना कि लेटर कौन सा आएगा। और पिछले साल के अनुभव क्या बताते हैं, बताइए। पिछले साल के अनुभव क्या बताते हैं कि कौन कौन से लेटर आए हैं, यहाँ बताइए। यहाँ 4 लेटर हैं आपके। 4 लेटर्स में आप देखिए, एक तो सामान्य कार्यालय पत्र है। सामान्य पत्र, कौन से, कार्यालयी पत्र, ऑफिशियल लेटर है, कार्यालयी पत्र है एक तो। दूसरा अनुस्मारक है, एक जैसे हैं तो एक जैसी स्थिति में डाल देते हैं, अनुस्मारक है। तीसरा आपका अर्धशासकीय पत्र है, अर्धशासकीय पत्र है आपका, डीओ लेटर, डीओ, ये रिमाइंडर, ये ऑफिशियल लेटर, और ये कार्यालय आदेश है, कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर। ये 4 लेटर यहाँ डिफाइन कर रखे हैं। और प्रारूप लेखन में भी 4 ड्राफ्ट आपको बता रखे हैं जो आपको बनाने हैं। कौन कौन से बनाने हैं, इसमें आपका दे रखा है। नोटिफिकेशन है सबसे पहले तो, अधिसूचना, अधिसूचना जिसको कहते हैं नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन। दूसरा है आपका इसमें निविदा, ये अधिसूचना से पहले हम परिपत्र ले लेते हैं, परिपत्र, ये आपका सर्कुलर है। तीसरा आपका निविदा है, टेंडर है। और चौथा आपका क्या है, विज्ञप्ति है, एडवर्टीजमेंट है, विज्ञप्ति है। अब ये 8 प्रकार के पत्रों के प्रारूप दे रखे हैं यहाँ पे। यहाँ कोई निजी पत्र नहीं है, यहाँ कोई एप्लीकेशंस नहीं पूछी जा रही है, ना कोई शिकायती पत्र, ना ही बिजनेस लेटर है। लेकिन आप ये देखिए, लेटर और रिपोर्ट राइटिंग की जब हम बात करें तो यहाँ क्या रुझान रहा है बताइए आप, ऋषिकेश, ऋषिराज जी या रवि प्रकाश जी, क्या रुझान रहा है लास्ट ईयर के, बताइए कौन से लेटर आए हैं। एडिटर, मतलब एडिटर को, संपादक को एक पत्र लिखना है, और बेसिकली वो कंप्लेंट लेटर या सजेस्टिव लेटर होता है ना। और दूसरा बिजनेस लेटर आ रहे हैं, है ना। तीसरा कुछ ऑफिशियल लेटर्स भी हैं, और कुछ एप्लीकेशंस आई है। बोलिए, यहाँ बेसिकली हम लास्ट ईयर के लेटर का मतलब, ये एक कॉमन बात हो गई, जहाँ लेटर का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब कुछ भी आ सकता है। जब कुछ भी आ सकता है तो आप रटते क्यों हो इसको, रटने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपकी मान लो अंग्रेजी कमजोर है तो कितना भी रट लो नहीं आएगा। हमारे यहाँ ऑफिसेज में है, नाम नहीं लूंगा, तो वो बेचारे रटते रहते हैं, अंग्रेजी, सब अंग्रेजी तंग है हमारी तो हम रट रहे हैं। मैंने कहा, कितनी भी तंग हो, रट नहीं सकते। तो फिर वो बुरा मान गए। तो मैंने कहा कि यार बुरा मानने की जरूरत नहीं है, यदि मैं भी एग्जाम्स दे रहा होता तो मैं भी आपकी तरह ही रटता। फिर मैंने थोड़ा सा सेट किया उनको, कहा कि मैं भी ऐसे ही कर रहा होता, क्योंकि मैं भी पैसिव वॉइस लिख लिख के याद कर रहा होता, ट्रांसलेशंस दे रहा होता। क्योंकि मैं नहीं दे रहा, इसलिए मैं कहता हूँ सब कुछ ईजी है। हाँ, फिर वो समझे कि सही कह रहे हो आप, जो एग्जाम्स देता है उसको पता होता है एग्जाम्स कितना टफ है कितना इजी है। उनके हाँ बिल्कुल सही है, मैंने कहा मैं सही ले लिया मैंने। नहीं तो मामला उलझ जाता कि ज़्यादा अपने आप को चतुर समझते हो, है ना। तो ये चीज़ें बन जाती हैं। तो वजह क्या होती है कि यहाँ पर कॉमन है, और कॉमन है तो हमें क्या करना है, एक तो एप्लीकेशन तैयार करनी है, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के प्रारूप बताने वाले बड़े धुरंधर आएंगे अंग्रेजी में, तो आपको ऐसे लिख देना है, आपको ऐसे लिख देना है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जैसे भी आप लिख रहे हैं, जिस भी प्रारूप में लिख रहे हैं, और जैसा आप लिखते आए हैं उसी प्रारूप में लिखना
शुरू कीजिए, कोई नया नियम किसी के कहने पर मत लगाइए, क्योंकि नंबर वो आपके बेसिकली एप्लीकेशन से आप लिखते हैं, आपको लगा कि भाई मैं नगरीय क्षेत्र में रहता हूँ, नगर पालिका के चेयरमैन को या नगर पालिका के मेयर को, नगर निगम के मेयर को क्या करना है, हमें एक कंप्लेंट लेटर लिखना है कि साहब यहाँ पर सैनिटेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। जब सैनिटेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो आपको सैनिटेशन सिस्टम को सुधारने के लिए लेटर लिखना है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो लाइव है क्या ये? रिकॉर्डिंग है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो तो तो कर देंगे। अभी तो शुरुआत थी, हम केवल सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं इसमें कि हम किस तरीके से हमारा पढ़ाने की रणनीति रहेगी। तो ये बातें होगी तो आप भेज दीजिएगा, वो तो उसमें आ जाएगा थोड़े दिन और। मैं 5 बजे से पहले तो मैं चला ही नहीं सकता, ये भी है। तो 6 बजे के बाद ही लाइव करूँगा यदि करूँगा तो कुछ चीज़ें हैं तो वो चीज़ों को देखना है हमें। तो एक एप्लीकेशन हो गई आपकी। एप्लीकेशन के बाद में यहाँ दूसरा लेटर किसका होता है, किसका बताया था आपने? आ, हाँ, एडिटिंग का है ना, न्यूज़ एडिटर, न्यूज़ एडिटिंग का एक लेटर होता है। और तीसरा आपका क्या होता है? बिजनेस लेटर आए हैं, बिजनेस लेटर आए हैं यहाँ पर, बिजनेस लेटर। और चौथा ऑफिशियल लेटर भी आए हैं, ऑफिशियल लेटर भी आए हैं। तो कुल मिलाकर हमें जो 8 प्रकार के प्रारूप हैं, इनका ही अंग्रेजी बना देंगे, इनका ही अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर देंगे, तो आपको क्या होगा? दिक्कत आएगी नहीं। इवन इसके अलावा मैं आपको लेटर तो देखो सभी कराते हैं जी, मेरा सीधा सा फंडा है कि सब लोग लेटर जानते हैं और सीधे कार्यालयी पत्र से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग जानेंगे नहीं कि कार्यालयी पत्र के अलावा भी निजी पत्र होते हैं जो अपने निजी लोगों के लिए दिए जाते हैं, जो आजकल नहीं दिए जाते, जनरली दिए जाने चाहिए। बधाई संदेश दिए जाते हैं, सांत्वना संदेश दिए जाते हैं आपको, अलग अलग प्रकार के शिकायती पत्र होते हैं, सुझाव पत्र दिए जाते हैं आपको, आगाह किया जाता है कि आप ऐसा कामकाज कीजिए। तो ऐसे चीज़ें दी जाती है। तो ये इंग्लिश में आए चाहे हिंदी में आए, दोनों में ही हमें कामकाज करना चाहिए। ये बात आपका हो गया। तो कुल मिलाकर 40 अंक का तो ये मटेरियल हुआ और 50 अंक का ये मटेरियल हुआ। 90 अंक का मटेरियल आपके सामने है। बोलिए 90 अंक का हुआ कि नहीं हुआ? एक अंग्रेजी में कौन सा बच गया? पैराग्राफ बस, पर कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन बच गया। देखिए यहाँ संक्षिप्तीकरण है, यहाँ संक्षिप्तीकरण है। हम क्या करेंगे कि संक्षिप्तीकरण में यहाँ गद्या वो हटा दिया है, वो सिस्टम जो प्रश्न उत्तर वाला सिस्टम था वो हटा दिया है आपके यहाँ, हटा दिया ना आजकल। तो यहाँ गद्यांश नहीं है, यहाँ गद्यांश कर दिया है। ये 5वां नंबर पे आप कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिए। इस कॉम्प्रिहेंशन का भी हमने कोशिश की है। ये 50 और 50 100 अंक का हो गया। देखिए 100 अंक हम एक ही आयाम से पढ़ाई कर सकते हैं, 100 अंक को एक ही आयाम से पढ़ सकते हैं। और अंक आपको यहीं मिलेंगे जो आपकी जो क्या बोलते हैं, ग्रामर बहुत अच्छी है, आपके पास में वर्ड पावर बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा लिखते हो, तो वो चीज़ें अपने आप ही आप वहाँ नंबर मिल जाएंगे। वहाँ किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि आप ग्रामर क्यों पढ़ते हो? ग्रामर तो आप पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, बार बार मतलब महीने 1.5 महीने में रिवाइज करते रहिएगा। वर्ड पावर अपनी बढ़ाई है। और इतने साल के हो गए आप, 21 अबो हो गए हो, और वर्ड पावर आपकी अभी भी नहीं बढ़ी, तो फिर कब बढ़ेगी? और ये वर्ड पावर बढ़ाने से नंबर नहीं आते, नंबर आते हैं लिखने से। वह हिंदी में भी आपको नंबर किससे आएंगे? आप मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, पारिभाषिक शब्दावली, इनके बारे में आप लिखेंगे तभी वो 25 नंबर देकर जाएंगे आपको। बाकी ये 25 में से 25 लाख कर भी क्या कर लोगे आप? तब भी 35 पे पहुंचोगे। लेकिन वो 25 में से यदि आपने 20 ला दिए तो आप 45 और 46 तक पहुंच सकते हो। 20, 21, 22 भी हो सकता है यदि आपका वो ठीक रहा तो। ऐसे ही
इंग्लिश तो आजकल इतना इजी कर दिया है कि आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इंग्लिश तो। इंग्लिश में ये है कि जो 6 प्रकार के आयाम बता रखे हैं इसमें, एक तो आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स हैं। आप जानते हो आर्टिकल्स क्या होते हैं और डिटरमिनर्स क्या होते हैं, जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते? आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एन डी। और डिटरमिनर्स बताइए क्या होते हैं डिटरमिनर्स, बताइए 2-4 डिटरमिनर्स के नाम बताइए। ये डिटरमिनर्स है? नहीं, डिटरमिनर्स नहीं, वो कनेक्टिव्स होते हैं। बताइए, अब बताओ, बोलो डिटरमिनर्स क्या होते हैं। WH टैग क्वेश्चंस हो गए वो। बताइए, बोलिए, और मैडम बताइए, मैडम डिटरमिनर्स क्या होता है? आते ही प्रश्न दाग दिए हमने। हाँ, और आर्टिकल्स? और कंफ्यूज कैसे होते हो आप? आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स में क्या अंतर है। बेसिकली बेसिकली जो ए एन दी है वो भी डिटरमिनर्स ही हैं, लेकिन उनको सामान्य भाषा में हम आर्टिकल्स बोल देते हैं। और जो इच, ईच, एवरी, हाँ, और आप बोलो सम, एनी, हाँ, फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये डिटरमिनर्स हैं। अब बताइए क्या स्थितियां हो गई है। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल किस संबंध में उपयोग किए जाते हैं, ईच एवरी का प्रयोग कब किया जाता है, सम एनी का प्रयोग कब किया जाता है। जब इनके बारे में आप जानेंगे तो अपने आप ही आपका हो जाएगा। दूसरा आपका प्रिपोजिशंस है। क्या होते हैं प्रिपोजिशंस? क्या होते हैं प्रिपोजिशंस? किसका निर्धारण करते हैं? हाँ, क्या निर्धारित करते हैं प्रिपोजिशंस? हाँ, अब बताइए क्या निर्धारित करते हैं? हाँ, प्लेस का निर्धारण करते हैं। और बताइए, आपकी पोजीशन को बताते हैं कि आपकी पोजीशन किस जगह रहेगी, शब्द की पोजीशन किस जगह रहेगी। ये एक संबंध है, एक बेसिकली कारक है। ये हिंदी के कारक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। यदि आप हिंदी में कारकों को जानते हैं तो अंग्रेजी में प्रिपोजिशन आप आसानी से जान जाएंगे। आप ये जान जाएंगे कि अबो, ओवर, ओन, अपोन में कैसे किस प्रकार से यूज करना है। इन, इनटू, टू, ऑफ, इनका प्रयोग कहाँ करना है। यदि आप ये जानते हैं तो आपको बताओ कहाँ दिक्कत आएगी। और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपका जो मैच्योरिटी लेवल है इतना हाई है, आप एक बार पढ़ेंगे अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तीसरा हमारा इसमें टेंसेज एंड सीक्वेंसेज ऑफ टेंसेज है। टेंसेज आप जानते हो 12 प्रकार के हैं। हाँ, हाँ, और तो जो 12 प्रकार के टेंसेज है तो उनके बारे में जानिए कि 12 प्रकार के टेंसेज का यूज कहाँ कहाँ किस प्रकार से किया जाता है। यदि आप इनको जान लेते हैं, इनकी सिचुएशंस को पहचान लेते हैं, तो आपने काल पढ़े होंगे, वहां पे काल, हिंदी में काल पढ़े होंगे, वर्तमान काल, भूतकाल। और मुझे लगता है हिंदी भी आपने बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी होगी ऐसा लग रहा है आपका कि भैया काल को, टाइम के बारे में आप नहीं बता पा रहे हो, टेंसेस के बारे में नहीं बता पा रहे हो। तो ये एक हमारी कमियां है कि कमियां रही है कि 10वीं तक हमने सही ढंग से नहीं पढ़ा। पढ़ा दिया ना मैंने, हिंदी ग्रामर तो पढ़ा दी। हाँ, ये तो पढ़ाऊंगा, दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा। मेरा उद्देश्य दोनों को एक साथ पढ़ाना है ताकि 100 नंबर का पोर्शन आपका तैयार हो। तो दूसरा आपके वॉइस, वॉइसेज हैं इसमें। वॉइस मतलब वाच्य, बोलने का। वाच्य, वाच्य क्या है? कृतवाच्य, क्रमवाच्य पढ़े होंगे आपने। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो आपको ये देखना है कि जब हमें लिखते हैं तो हमें पैसिव वॉइस में कैसे लिखना है, एक्टिव वॉइस में हमें कैसे लिखना है। इन सब चीज़ों को हमें देखना है। पर फिर नरेशंस को देखना है। नरेशंस में हम डायरेक्ट नरेशंस का प्रयोग कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट का कैसे करेंगे। जानते हैं आप ऐसा, जब आप लिखेंगे तो आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बात करनी है या पैसिव वॉइस में बात करनी है, तो ये
फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स ये आपको याद करने हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको याद करने हैं, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड वो आपको याद रखने हैं। बताइए, ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें ही आपको कंफ्यूज करेगी और इनका शब्द शक्ति आपके पास में होनी चाहिए। तो ये 6 प्रकार के जो थे ना, आर्टिकल्स, प्रिपोजिशंस, आपके मॉडल्स, वॉइसेज, नरेशंस, है ना, और टेंसेज, ये 6 प्रकार हैं। तो 6 प्रकार के आधार पे हमें करेक्शंस छांटना है। यदि कोई सेंटेंसेज आ जाए तो ये 6 प्रकार के उसमें देख लेना है कि भाई सेंटेंसेज में क्या किसकी गड़बड़ है। ऐसे याद नहीं रहेगा। आपकी आपकी कमजोरी क्या होती है? कमजोरी ये होती है कि हम जान नहीं पाते कि इस सेंटेंसेज में गलती किस स्तर पर हुई है। यदि प्रथम दृष्टया पता लग जाता है तो कोई बात नहीं है, यदि नहीं लगता है तो लास्ट के 10 मिनट आपके यही काम आएंगे। लास्ट के 10 मिनट बचाने हमें, इवन मैं तो कहता हूँ 15 मिनट बचा लेना इंग्लिश में और हिंदी में। तो जो ये छूट रहे हैं ना छोटे छोटे, उनको डायरेक्ट पीछे करना है। मैं कैमरे के सामने नहीं करना चाहता, बाकी आसपास के भी बता सकते हैं आपको। उस दौरान ऐसी स्थितियां बनती है कि लास्ट टाइम पे तो कोई बता दे, सब फ्री रहते हैं कि भाई ठीक है जी तू बता दे यार इसमें क्या आएगा। तो आपको नहीं भी बताते हैं तो 6 प्रकार से सोचना है यहाँ, किसमें किसकी कमी है। ये बात हो गई। अब इसको देखना है भाग से, में यहाँ पर निबंध लेखन है। निबंध लेखन, ये निबंध लेखन बेसिकली 20 अंक का है। और कितने में देना है इसका? 250 में, 250 शब्दों में देना है। 250 शब्द में, 250 शब्द का मतलब होता है 2 पेज तो कम से कम करें ही आप। 2 नहीं तो 2.5 भी कर दे तो कोई बुराई नहीं है। 250 का मतलब 2.5 पेज आपके पास आएंगे, 4 पेज आएंगे शायद आपको वहाँ, 4 आते हैं ना। तो आपको 2.5 या 3 पेज करने हैं। और आप 2 पेज करके आते हो तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, क्योंकि निबंध का जो आयाम है बहुत बड़ा आयाम होता है। और सभी आयामों से चर्चा करने के लिए 2.5-3 पेज तो आपको भरना ही चाहिए। मतलब तीसरा पेज आधे से आधा या आधे से ज्यादा होना चाहिए। आधा भी नहीं हो तो चौथाई करके कर देना, ताकि वो लगे कि हाँ 3 पेज तो भर के आ गया है ये बंदा, ये लगना चाहिए। अब ऐसे यहाँ हम इंग्लिश में देखें तो पैराग्राफ राइटिंग है 200 वर्ड्स में। बताओ यहाँ भी क्या दिक्कत है? पैराग्राफ। अब ताज्जुब की बात है, ये पैराग्राफ क्यों बोलते हैं? मतलब बच्चा बना रखा है क्या मैं? ये भी तो ऐसे ही है, 200 वर्ड्स का कोई पैराग्राफ होता है क्या? ये कितने अंक का है? ये भी 10 अंक का है। 200 वर्ड्स का मतलब 2 पेज भरने पड़ेंगे आपको इंग्लिश में। 2 पेज, इसमें 3 पेज आते हैं, तो आपको 2 पेजेस भरने पड़ेंगे। 2 पेज आपके शानदार प्रेजेंटेशन के होने चाहिए। आप में पोटेंशलिटीज हैं। देखिए मैं ये कहता हूँ कि आप में पोटेंशलिटीज हैं, और पोटेंशलिटीज हर व्यक्ति में होती है, बस उसको सही अवसर आने पर वो भुना ले। ये सबसे बड़ी बात है। ये बताइए, आप तीनों हैं, वो चिराग नहीं आया, आप तीनों हैं, तो तीनों नहीं ला सकते क्या 120? ला सकते हो, 120 प्लस ला सकते हैं, बशर्ते सही रणनीति के साथ हम तैयारी करें। कोई ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। 3 घंटे की मेहनत है चौथे पेपर में, मात्र 3 घंटे। यदि आपने टाइम मैनेजमेंट सही ढंग से कर लिया तो आप सारा काम काज कर लेंगे। इसलिए इस बात को समझिए, और समझने के आधार पे हम इसको देखते हैं। और देखने पर ये चीज़ें लगता है कि ये जो अपने हिंदी के हैं और अंग्रेजी के हैं, ये सबको हम एक ही डर्रे से पढ़ाएंगे। हिंदी का अंग्रेजी, अंग्रेजी का हिंदी। और इतनी सी अंग्रेजी तो आपको आनी ही चाहिए जो आप एक सेंटेंस मेकिंग कर सकें। हिंदी इंग्लिश दोनों इतनी तो आनी चाहिए। अब ये भी नहीं आती है तो ये मैं आपको ग्रामर पढ़ाकर 1 दिन में या 10 दिन में नहीं कर सकता। नहीं भी आती है तो टूटी फूटी भी आनी चाहिए। मैं भी तो टूटी फूटी बात करूंगा, मैं कोई विद्वान व्यक्ति थोड़ी हूं। लेकिन आपके साथ जूझूंगा, मेहनत करूंगा मैं। तो मेहनत करूंगा तो अपने आप ही आपको भी अच्छा लगेगा, और हमें हमारी भी हो सकता है कि और भी अच्छी कुशलता बढ़ जाए, अभिव्यक्ति बहुत अच्छी हो जाए हमारी। तो उन चीज़ों को आपको देखना है। तो आप ये समझ गए। समझने के बाद में अब स्टार्ट करते हैं हम। 130, 60 अंक का तो पोर्शन ये है आपका।
और 70 अंक का पोर्शन यह है। बोलिए, 130 अंक का पोर्शन है, 130 का आधा कर लीजिए, 65, तो अनिवार्यतः आने चाहिए। 65 से कम नहीं होना चाहिए, 65 प्लस ही होने चाहिए। तो मैं तो ये मानता हूं कि 65 प्लस का मतलब ये होता है आप 70 अंक ले आए, 70 अंक ले आए आप, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। और मैंने तो आरपीएससी का रिवाज देखा, और हमारा भी रिवाज आपने देखा होगा कि 4-5 नंबर 6 नंबर तो अपने आप ही दे दिए जाते हैं, यदि आपने ठीक ठाक ढंग से प्रेजेंटेशन कर दिया है तो। आपने फर्स्ट पेपर दिया होगा ना, हिंदी का भी अंग्रेजी का भी, तो आपने क्या लिखा तो मुझे पता है, आपने क्या लिखा है, आपको खुद को भी पता है कि आपने क्या लिखा है, फिर भी 4-5 नंबर तो आए ही ना आपके। तो इसका मतलब आप सही ढंग से प्रेजेंटेशन कर देते हैं तो आपके 5 नंबर एवरेज आ सकते हैं। तो 65 प्लस अंक आपके यहाँ हो सकते हैं। अब 65 प्लस हो सकते हैं, 70 यहाँ मान लिया हमने, और यदि हिंदी बहुत अच्छी है आपकी तो 40 अंक वहां ला सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप 48 ले आओ, 50 ले आओ, वो आपका मैटर है, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे कि आप कितना भी लाते हो। और रजनीश भी या कहीं कपिल या ये सन्नी भी इंग्लिश का पेपर देना, ग्रामर का, तो 10 प्लस अंक तो ये भी ला सकते हैं। 10 तो ऐसा ही तो पेपर है, ये दो में से एक ही तो छांटना है। अब टप्पे भी लगाएंगे ना तब भी 10 अंक ला सकते हैं, इसलिए अंग्रेजी को हुआ मत बनाइए। इतना ईश्वर ने इतना जोरदार आपके लिए सिलेबस दिया है, इसको बुनाइए। यदि आप नहीं बुनाएंगे तो कोई दूसरा बुना ले जाएगा। मैंने आपसे ये भी कहा था कि लोगों को ये पता लग गया ना कि क्या खेल खेला जा रहा है। एक लड़का था मुझसे आज से 2014 में, आईआईटीएन था, प्रमोद राठी, जो कह रहा था कि सर भाई की बात करते हो, हमारे पास ऐसे ऐसे धुरंधर है जिनको ये पता लग जाए ना आईएएस इतना इजी है। मुझसे मिला तो उसके लग गया कि मुझे आईएएस करना है, उसको बैठ गया। और जब वो दे के आया तो पढ़ाई लिखाई नहीं की, उस समय सी सेट के नंबर जुड़ते थे, 80 में से 80 करके आया वो, पूरे 80 के 80 सही उनके। और हमारे 40-45 होना भी बड़ी बात होती थी उस जमाने में, इसलिए हमारा प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा था। कि जिस दिन ये आईआईटीएंस को पता लग गया कि ये आईएएस का एग्जाम आपके नीट के एग्जाम से, आपके आईआईटी के एग्जाम से बड़ा इजी है, एक भी लड़का ह्यूमैनिटी का नहीं आने देंगे। और वही हाल हुआ, देख रहे हो ना पिछले उससे कि इंजीनियर से सारे इंजीनियर्स जाते हैं। आप देखो हर जगह इंजीनियर्स, कोई पूछे भाई क्या कर रखे, भाई इंजीनियर हूँ जी मैं तो, बीटेक हूँ जी मैं तो। मैडम से पूछे कि भाई मैडम कंप्यूटर टीचर है, तो पूछे कि भाई क्या है जी, इंजीनियर हूँ। हमने इनसे पूछा रवि प्रकाश जी से, क्या है जी, इंजीनियर हैं जी, है ना। वो ऋचा धवन से पूछा कि आप क्या हो जी, इंजीनियर हूँ जी, पानी पिला रही हूँ मैं तो, है ना, वाटर सप्लाई कर रही हूँ, है ना। तो ये चीजें हो रही है, मतलब एक इंजीनियर वाटर सप्लाई कर रहा है, तो मतलब हाँ। सतपाल जी से पूछा कि सतपाल जी आप क्या हो, कि इंजीनियर हूँ जी, मतलब हर जगह इंजीनियर है। सतपाल जी की डूंगरगढ़ पोस्टिंग है, अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं बर्नी हाट में, असम, 2 साल की ट्रेनिंग है। कोयम्बटूर में उनको नहीं भेजा गया, देहरादून नहीं भेजा गया, तीसरा और सेंटर हो रहा है बर्नी हाट, जो असम गुवाहाटी के पास में, कामाख्या के पास में, वहां पे वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वो वही काम कर रहे हैं, मेरा आधा सा काम तो वही करते हैं ये सतपाल जी कर रहे हैं, जो भी सारा काम काज कर रहे हैं, जो टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, हमारे टेक्निकल टीम के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं वो सतपाल जी हैं इसके सारे के सारे। दूसरा टेक्नो ये है ही नितिन। तो ये बातें हो गई। तो 130 अंक की बात करते हैं। हम्म। और 130 अंक में हम सबसे पहले लेटर राइटिंग ले लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा आसान भी है। और ये आप जानेंगे तो, क्योंकि 8 तो इसके प्रारूप है, और 8 प्रारूप किसके हैं आपके, और 8 इसके प्रारूप हो गए, साथ में हमने एप्लीकेशन, न्यूज एडिटिंग, बिजनेस लेटर ये और बना दिए, तो 11 प्रारूपों पर हम चर्चा करेंगे। 11 प्रारूप हैं हमारे पास में, और 11 प्रारूप तो आपको पता होना चाहिए। बोलिए।